शनि की ढैया क्या साढ़े साती की भांति ही नुकसान करती है और फायदा करती है, या शनि की ढैया उसके भिन्न परिणाम प्रदान करती है? कौन सी राशि के लोग इससे ज्यादा प्रभावित होंगे? कब ढैया खराब परिणाम देगी, कब ढैया बेहतर परिणाम देगी? जिसके लिए ढैया का परिणाम नकारात्मक होना चाहिए उसे कैसे बचना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ये सारा हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जय महादेव दर्शकों। तो सबसे पहले दर्शकों हम आपको ढैया के बारे में बताते हैं। देखिए, विगत एपिसोड में, पिछले एपिसोड में मैंने शनि की साढ़े साती के बारे में आपको बताया था कि आपके जन्मकालिक चंद्रमा के पहले जन्मकालिक चंद्रमा पर और जन्मकालिक चंद्रमा के एक घर आगे, अर्थात जन्मकालिक चंद्रमा से एक घर पहले जन्मकालिक चंद्रमा पर और जन्मकालिक चंद्रमा के एक घर आगे यदि शनि गोचर करता है तो आप साढ़े साती के प्रभाव में, जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और आपकी मकर राशि है, तो मकर राशि यदि है तो मकर के पहले की राशि धनु है, तो जैसे ही शनि धनु राशि में जाएगा आपकी साढ़े साती का प्रारंभ कराएगा। जब वो मकर राशि पर रहेगा तो आप मध्य की साढ़े साती का भोग करेंगे। जब वह कुंभ राशि में आएगा तो आप शनि की साढ़े साती के आखिरी चरण का भोग करेंगे। अब आते हैं शनि की ढैया पर। देखिए, बहुत सारे हमारे दर्शक जो है वो उसमें है, कंफ्यूजन में है कि हमारी तो शनि की ढैया अभी लगी नहीं सकती, अभी तो कितने दिन हुआ, साढ़े साती है बीते हुए। जैसे उसमें प्रमुख दर्शक जो हमारे हैं वो धनु राशि के हैं। धनु राशि की पिछले 2.5 वर्षों जनवरी 2023 में जो है जब शनि जो है कुंभ राशि में प्रवेश किया है तो उनकी साढ़े साती समाप्त हुई और लगभग 2.5 साल बाद पुनः उनकी ढैया आ गई। तो ऐसे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन भी होता है। तो इसके बारे में जानने के पहले सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि जो हम पहले आपसे कहे थे कि साढ़े साती ज़्यादा खतरनाक है कि ढैया ज़्यादा खतरनाक है, पहले ये जान लीजिए। देखिए, क्या है कि शनि की साढ़े साती और ढैया की अच्छाई और बुराई इस बात पर निर्भर करती है कि आपके जन्म के समय लग्न क्या है, दूसरा शनि की स्थिति क्या है, और तीसरा शनि का बलाबल क्या है, अर्थात पोटेंशियल क्या है। अगर ये 3 पैरामीटर आपने देख लिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे 6 ऐसी लग्नें हैं जिसमें शनि किसी न किसी प्रकार से केंद्र या त्रिकोण का मालिक है। जैसे वृषभ लग्न हो गया, मिथुन लग्न हो गया, कन्या लग्न हो गया, तुला लग्न हो गया, मकर लग्न हो गया और कुंभ लग्न हो गया। तीनों इन 6 लग्नों में शनि किसी न किसी प्रकार योगकारी ग्रह की श्रेणी में आता है। यदि आपका जन्म इन लग्नों का है और शनि तीसरे बैठा है, छठे बैठा है, दशम में बैठा है, एकादश भाव में बैठा है और बलवान है, तो निश्चित रूप से चाहे शनि की साढ़े साती हो चाहे शनि की ढैया हो, आपके लिए सर्वथा ही लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाली कही जाएगी। लेकिन यदि आप अन्य लग्नों के हैं, जैसे मेष लगन के हैं, कर्क लगन के हैं, सिंह लगन के हैं, वृश्चिक लगन के हैं, धनु लगन के हैं या मीन लग्न के हैं, तो निश्चित रूप से जन्म के समय ही शनि आपका अकारक ग्रह की श्रेणी में आता है। लेकिन यदि वह
जन्म कुंडली में अच्छे भाव में बैठा है, जिसकी चर्चा हमने किया, तो नकारात्मकता प्राप्त होगी, लेकिन मिनिमम नकारात्मकता प्राप्त होगी। लेकिन यदि वह बलवान अवस्था में है तो थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन गंभीर समस्या कदापि नहीं आ सकती है। अब सीधा आ जाइए ढैया पर। आपके जन्म कालिक राशि से जब कभी भी शनि चतुर्थ होगा और अष्टम होगा तो शनि की ढैया का प्रारंभ होगा। जैसे अभी वर्तमान में शनि कुंभ राशि में है, तो अगर कुंभ से आप गणना करेंगे, कुंभ राशि को देखेंगे, तो जैसा मैंने कहा कि आपकी राशि से चतुर्थ शनि का गोचर है, तो कुंभ किसे कहते हैं? 11 नंबर को, यानी वर्तमान में शनि 11 नंबर में है। तो जिसकी वृश्चिक राशि होगी, तो आप गिनिए 8, 9, 10, 11, अर्थात 11 कुंभ जो राशि हुई वो आपकी राशि से चतुर्थ हुई। तो जो भी दर्शक हमारे कुंभ राशि के हैं उनकी शनि की ढैया चल रही है। ठीक इसी प्रकार यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो वहां से गिनेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8वां घर हुआ। कर्क राशि से 8वां घर कुंभ राशि हुआ और वहीं शनि का गोचर हुआ। तो अर्थात कुंभ राशि के लोग भी शनि की ढैया में चल रहे हैं। एक चतुर्थ की ढैया और दूसरे अष्टम की ढैया। चतुर्थ की ढैया वृश्चिक की है और अष्टम की ढैया कर्क की है। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि अष्टम की ढैया ज्यादा खतरनाक है वनस्पति की चतुर्थ की ढैया की, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये ध्यान लीजिए कि दर्शकों मैं बार बार आपको बताता हूं कि ऐसा नहीं है, पहले मैं इस एपिसोड को पहले इस बात तथ्य को पूरा कर दूं, फिर जो बताना चाह रहे हैं मैं उसको भी बताता हूं। देखिए, तो अभी जैसे आप जाने कि शनि कर्क राशि और वृश्चिक राशि की ढैया प्रारंभ कर रहा है, तो जब शनि कुंभ से मीन में जाएगा तो एक राशि आगे जोड़ लीजिए। कर्क के बाद क्या है? सिंह राशि। सिंह राशि से अब गिनिए तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अर्थात सिंह राशि की अष्टम की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। और धनु राशि, वृश्चिक के बाद धनु राशि आएगी, तो धनु राशि से गिनेंगे तो 9, 10, 11, 12, अर्थात चतुर्थ होगा, अर्थात धनु राशि की चतुर्थ की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ढैया और साढ़े साती दोनों में खतरनाक कौन है, कहां ज्यादा सावधानी रखनी है? तो निश्चित रूप से, निर्विवाद रूप से आपको शनि की ढैया पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शनि की ढैया के बारे में ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, शास्त्र भी उसको जो है वो कहता है कि जब जब शनि की ढैया चले तो सबसे पहले प्रभावित होने वाले भावों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ धनु लग्न में, मान लीजिए, और आपकी जन्मकालिक धनु राशि है, तो धनु लग्न का शनि नकारात्मक ग्रह है, लेकिन जब वह अपनी राशि अर्थात धनु राशि से शनि का गोचर चतुर्थ आएगा तो सुख भाव में गोचर करेगा। तो चतुर्थ भाव को यह प्रभावित किया। ऊपर से इसकी दृष्टि कहां पड़ी? मीन से जब शनिचर की तीसरी दृष्टि आएगी तो वह वृषभ पे आएगी, अर्थात आपके रोग और शत्रु के घर पे आएगी। फिर 7वीं दृष्टि उसकी कन्या राशि अर्थात दशम पर आएगी। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको
कि मीन राशि से जो तीसरी दृष्टि है उसकी वो वृषभ पे पड़ेगी और सातवीं जो दृष्टि है उसकी वो कन्या पे पड़ेगी। तो कन्या पे सातवीं हो गई। अब क्या है, 2 राशियां और छोड़ दीजिए आप, क्योंकि 10वीं दृष्टि भी शनि की पड़ती है। तो 10वीं दृष्टि कहां पड़ेगी उसकी? कन्या पे तो उसकी 7वीं दृष्टि है। तो वृश्चिक हो तुला हो गई 8वीं, वृश्चिक हो गई 9वीं और धनु हो गई 10वीं राशि। तो तात्पर्य क्या है कि यदि आपका जन्म धनु लग्न का है तो ध्यान रखिएगा आपका लग्न प्रभावित होने वाला है, अर्थात आपके शरीर पर शनि नकारात्मक प्रभाव डालेगा, आपके चतुर्थ भाव पर शनि नकारात्मक प्रभाव पर डालेगा, आप को चोट लग सकती है, आपकी माताजी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आप अनावश्यक रूप से परिश्रम करने के बाद भी विफल हो सकते हैं, मन में भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं जन्म ले सकती हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। लेकिन जो आपके शरीर में यदि कोई रोग पहले से आ रहा है तो वो रिकवरी भी सुनिश्चित करेगा, शत्रुओं पर विजय भी दिलाएगा। लेकिन 10म पर दृष्टि डाल के शनि निश्चित रूप से आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता भी दिलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप योगकारी शनि के लग्न के हैं तो ये ढैया बहुत आपके लिए नुकसानदायी नहीं होने जा रही है। लेकिन नियम पूर्वक ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का जप अवश्य करिए 108 बार। और यदि आपकी जन्मकालिक शनि नकारात्मकता को प्राप्त है, अर्थात वह लग्न का अकारक है और दुर्बल है, तो इस मंत्र से नहीं काम चल पाएगा। आपको नियम से ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला जप करना चाहिए और प्रत्येक शनिवार को काला तिल छूकर दान दीजिए और शनिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर अभिषेक अवश्य करिए। आप देखेंगे हंसते हुए शनि की ढैया बीत जाएगी। इसके पश्चात अभी हमने आपको बताया कि सिंह राशि की भी ढैया चलेगी, जिसका हमने बताया आपको कि सिंह राशि से अष्टम गोचर करने के कारण ढैया चलेगी। ठीक उसी प्रकार धनु राशि की चतुर्थ ढैया के कारण भी, चतुर्थ गोचर होने के कारण भी ढैया प्रारंभ होगी। इसमें भी आप शनि के मंत्र का ठीक उसी प्रकार चुनाव करें। यदि योगकारी है तो ओम प्रांग प्रींग प्रौंग स शनिश्चराय नमः करने की कोई आवश्यकता नहीं, ओम संग शनिश्चराय नमः ही पर्याप्त है। लेकिन अगर शनि जन्मकालिक योगकारी नहीं है तो ओम प्रांग प्रींग प्रौंग स शनिश्चराय नमः कहिए। शनिवार के दिन अभिषेक अवश्य करिए अगर संभव है और काला तिल छूकर दान अवश्य करिए। अब मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि 29 मार्च 2025 को जब शनि वर्तमान की कुंभ राशि छोड़ के मीन राशि में जाएगा तो सभी सिंह राशि के दर्शक और धनु राशि के दर्शकों की जो है वो शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। यही वो कारण है कि आप घबरा के जैसे ही राशि परिवर्तन होता है आप उपाय करने लगते हैं और जब वह मान लीजिए मीन से मेष में जाएगा तो आप उपाय बंद कर देते हैं। और होता क्या है कि अधिकांशतः आपकी दुर्घटना, आपके साथ नकारात्मकता तभी होती है जब आपकी ढैया तथाकथित रूप से समाप्त हो जाती है। उसका कारण क्या है कि ये बात ध्यान से सुनिएगा कि शनि की 7.5 हो या ढैया हो, इसको एग्जैक्ट जानने के लिए कि व्हाट इज द डेट ऑफ स्टार्टिंग एंड व्हाट इज द डेट ऑफ एंडिंग,
के लिए लॉजिकल चीज ये है कि जन्मकालिक चंद्रमा का जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, यानी जन्मकालिक चंद्रमा जितने अंश का है उसी से गणना होगी। जैसे मान लीजिए यहां मैं ढैया की बात कर रहा हूं, मान लीजिए धनु राशि क्या कोई जातक है, अगर धनु राशि में चंद्रमा 0 अंश का है तो ठीक है, वो 29 मार्च को जैसे ही शनि मीन राशि में ट्रांजिट होके आएगा वैसे ही उसकी ढैया प्रारंभ होगी, क्योंकि दोनों के बीच 90 डिग्री का अंतर हो चुका होगा। अब जोड़ लीजिए, अगर धनु राशि में 0 डिग्री का चंद्रमा है तो इसका मतलब क्या है कि 30 डिग्री उसे अभी और चलना है, फिर मकर में भी 30 डिग्री चलना है, फिर कुंभ में भी वो 30 डिग्री चलेगा, अर्थात 90 डिग्री का हो गया। और जैसे ही कुंभ को जो है वो क्रॉस करेगा, अर्थात 0 डिग्री का चंद्रमा मीन राशि में होगा तो आपकी ढैया का प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अगर जन्मकालिक धनु राशि है आपकी और आपका चंद्रमा 10 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या हुआ कि धनु राशि को क्रॉस करने के लिए, अर्थात धनु से मकर में जाने के लिए चंद्रमा को 20 अंश की आवश्यकता है और मकर में 30 अंश, तो 30 और 20 50, और कुंभ में 30 अंश, 50 और 30 80, अर्थात जब मीन राशि में शनि 10 अंशों का होगा, दैट विल बी द एग्जैक्ट डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द ढैया ऑफ द नेटिव हु हैज सैगिटेरियस मून साइन। ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं थोड़ा प्रयास करने जा रहा हूं कि अगर समय मिला तो मैं एक फ्री ऑफ कास्ट 7:30 और ढैया पे एक वेबिनार बहुत जल्द शुरू कर रहा हूं। धन्यवाद मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी करिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को वास्तविक जानकारी